Hello everyone, welcome to the platform Game Horizon। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज को। पिछले क्लास में हमने देखा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी देखा था। अभी आगे हम रेट लॉज पढ़ेंगे। रेट लॉज इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर ही हमेशा डिपेंड करता है। सही है। कैसे करेगा? जैसे मान लो ये एक रेट है, एक रिएक्शन है, गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। ये कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोई भी बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्शन की जो रेट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन हुआ तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट की साइड से रिएक्टेंट की साइड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम एक ही तरह रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कितने अमाउंट ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट है इन द सिस्टम, वही डिपेंड करता है कि रिएक्शन की रेट कितना होगा। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट है तो रिएक्शन की रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और कम है तो कम होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या रेट जो होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर? ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन, लेकिन रेज्ड टू द पावर समथिंग, सम कांस्टेंट, रेज्ड टू द पावर सम कांस्टेंट, यानी कि ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। और ये देख के पता चलता है कि अगर ए और बी क्या है, ए और बी आपको लगता होगा कि ये कोफिशिएंट होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। सही नहीं होता। ये जो पावर है ना, जो पावर है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। एक्सपेरिमेंटल जरूरी नहीं कि कोई रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में इसके कोफिशिएंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी ए एंड बी, इसी ए एंड बी के साथ इक्वल होगा या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन की रेट होता है ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है। कैसे करेंगे? जब देखेंगे लैब में एक्चुअल रिएक्शन की रेट किस तरह से ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना पावर रेज होता है, वो एक्सपेरिमेंटल ही पता चलेगा, थ्योरेटिकली देख कर नहीं पता चलेगा। मान लो कि यहाँ पे टू होता और यहाँ पे 3 होता, तो क्या ये ए टू द पावर 2 होगा और बी टू द पावर 3 होगा? सही हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया तो भी कोफिशिएंट के साथ इक्वल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो हर बार ये कहना कि ए एंड बी इक्वल टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट ऑलवेज राइट। तो इसका मतलब है ये हो गया रेट लॉ। यानी कि कोई भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, इसी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इसी को रेट लॉ बोलते हैं, रेट लॉ। और अगर इसको मैथमेटिक्स में देखा होगा, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी जब एक प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा? रेट इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन टू द पावर ए एंड बी की कंसंट्रेशन टू द पावर बी। ये जो कांस्टेंट है ये होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
सही है, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। सही है, तो रेट लॉ क्या हो गया? रेट लॉ हो गया इट इज द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ऐसे इस तरह हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जो ए एंड बी होता है, ये जरूरी नहीं कि हर बार ये कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा, एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा कितना पावर है। सही है, तो इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और ये रेट कांस्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने का, यानी कि दिस इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जितने ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगा, उतना फास्ट होगा। जितनी कम होगी उतनी कम होगी रिएक्शन की रेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट होता है, ये हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। एवरी सिंगल रिएक्शन हैज अ डेफिनाइट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो रेट कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये रेट ऑफ द रिएक्शन वो अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कभी कभी जैसे फास्ट ऑर्डर में हो गया, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ द रिएक्शन के। कौन? रेट कांस्टेंट। और अगर अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज करेगा, और रेट कांस्टेंट भी चेंज करता है। सही है, तो इतना क्लियर हो गया। ये हो गया कोई भी जेनरिक रिएक्शन, और ये हो गया इसका रेट लॉ। रेट लॉ में जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यही इसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ए और बी जो पावर है ना, ये हमेशा इसकी कोएफिशिएंट से इक्वल नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। सही है, तो ये नॉट नेसेसरीली ए एंड बी नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू द कोफिशिएंट। यही मैंने बताया, हमेशा से इक्वल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सही है, और ये जो रेट कांस्टेंट होता है, दिस इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ फास्ट इज द रिएक्शन, हाउ स्लो इज द रिएक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू हाई वैल्यू ऑफ द रेट, हाई वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू हाई वैल्यू ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। सही है, तो रेट लॉ मोटा मोटी ये हो गया, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंड उसके बाद आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन।
तो किन किन फैक्टर के ऊपर ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं, कौन से फैक्टर होंगे, तो ये देखेंगे। तो पहला जो फैक्टर होगा वो हो गया फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब इसके अकॉर्डिंग नोट बना लेना, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूँ इसी में नोट बना लेना, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सॉलिड हो गया, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो कोलिजन होगा, एक रिएक्शन कैसे कैसे बनता है, रिएक्शन दो मॉलिक्यूल आएंगे, रिएक्ट करेंगे आपस में, तो कैसे बनेंगे, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनके बीच में कोई कोलिजन होगा, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के लिए अपना, उसका जो अपना मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो क्लोज पैकिंग है, तो अगर वो ढीला होगा, पैकिंग इतना क्लोज नहीं होगा, तो उतनी ही आसान होगी उनके लिए कोलाइड करना, एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना उतनी ही आसान होगा। अगर वो क्लोजली पैक हो गए तो आसान नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसी की बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, जिनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड्स होते हैं, तो वो इतना फास्ट रिएक्शन कर नहीं पाते जितना कि लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो रिएक्शन की रेट जो होता है वो सॉलिड की सबसे कम होता है, सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद गैस। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट। अगर कोई गैसियस एटम, गैसियस मॉलिक्यूल हुआ तो इनकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही फास्ट होगा, सही है। और जो लिक्विड होगा उनसे भी फास्ट होगा, और गैसियस मॉलिक्यूल तो बहुत ही लूज पैकिंग होता है उनका, तो इनके लिए कोलाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो गैसियस स्टेट में रिएक्शन की रेट जो है सबसे फास्ट होता है। सेकंड फैक्टर क्या आ गया, सेकंड फैक्टर, तो जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन की रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, concentration of reactants। देखो, एक सिस्टम में हमने रिएक्शन दिया, सही है, तो वहां पे रिएक्टेंट हमने दो अलग अलग रिएक्टेंट दिया, यानी कि या फिर सेम रिएक्टेंट के दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिए, सही है। अगर हम वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डाल देंगे तो रिएक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर कम देंगे तो कम होगा। जैसे कि रेट लॉ में हमने देखा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर हुआ जो कि रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट देंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। मोर रिएक्टेंट्स, मोर द rate of the reaction। तो ये हो गया, तो rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactants itself। ये आप लिख देना, यहाँ पे बस लिख रहा हूँ कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा बस रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी, सही है। तो तीसरा फैक्टर आ गया कि प्रेशर। प्रेशर, अगर कोई सिस्टम में हमने रिएक्टेंट को दिया, अगर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन में प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा उसमें डाला जाएगा, जितनी ज्यादा गैस हमने डालेंगे तो उतनी प्रेशर हाई होगी, तो हाई प्रेशर होगी तो वो आपस में उतनी ही फास्ट कोलाइड करेंगे, अगर कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो इसी की बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर इज इक्वल टू हाई रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। हाई रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की रेट जो है वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है,
जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज इटसेल्फ। सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक रिएक्शन के रेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब दो मॉलिक्यूल आएंगे रिएक्ट करने के लिए, एक कोई भी रिएक्शन में कोलाइड करेंगे, वो आगे हम कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे कैसे कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के लिए ना उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा ना तो उनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो अगर गैसियस मॉलिक्यूल हुआ तो वो तो एक्सपांड कर जाएंगे, गैसियस मॉलिक्यूल हुआ तो वो तो एक्सपांड कर जाएंगे। जब एक्सपांड करेंगे उनके भीतर कोलिजन ज्यादा होगा, तो ज्यादा कोलिजन होगा तो रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी। इसीलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ये हो गया, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी। और एक फैक्टर होता है कैटलिस्ट। आगे हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो दो मॉलिक्यूल वहां पे कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं वो क्या करते हैं ना, एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जैसे रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो जब आपस में कोलाइड करेंगे ना तो एक स्टेट ऐसा होगा जहां पे इन दोनों की, जो दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही हाई हो जाएगी। एक हाई एनर्जी स्टेट वो जाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके नीचे आते हैं। तो जो हाई एनर्जी स्टेट को जाएंगे ये होता है अनस्टेबल होता है। तो इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आएगा और अरेनियस इक्वेशन भी आएगा, वो सब देखेंगे कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होता है। तो बस इतना समझ लो कि जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो पहले वो एक हाई एनर्जी स्टेट को जाते हैं, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो एक फैक्टर होता है कैटलिस्ट, ये भी एक केमिकल होता है, ये भी एक स्पेसीज होता है। इसका काम बस ये होता है कि रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट है ना उसको कम कर देता है। कम करने का मतलब, सपोज यहाँ पे कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी डायग्राम ऐसे है। तो ये जाएगा ट्रांजिशन स्टेट पे और आएगा प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है। लेकिन ये जो हाई एनर्जी स्टेट है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन जब हम यहाँ पे कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करता है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है। तो एक लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट लेके रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। कैसे? अगर विदाउट कैटलिस्ट हुआ तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट कर देंगे तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ऐसे आ जाएगा, लोअर ट्रांजिशन स्टेट विथ कैटलिस्ट। सही है, विथ कैटलिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो वैसे तो दो तरह की कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को थोड़ा सा स्लो कर देगा। सही है। तो इसके केस में क्या होगा, अगर हम कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं
रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। कैसे, मतलब इसके ट्रांजिशन स्टेट को लोअर थोड़ा सा कम करके एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है इसको, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है। कौन? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर नेगेटिव हुआ तो वो स्लो कर देगा रिएक्शन को। कैसे ना, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को हाई कर देगा और रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट increases the rate of reaction। तो कैटलिस्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड ऑल्सो रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट को भी इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली बात है, अगर रेट कांस्टेंट को ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगा। अगर रिएक्शन की रेट ज्यादा है तो मतलब रिएक्शन की रेट कांस्टेंट भी ज्यादा है। एंड रेट कांस्टेंट ऑल्सो, रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? के। सही है, इतना हो गया। एंड I hope everything is clear. If you have any doubt, please do not hesitate to ask in the comment section. You should never hesitate. तो अब आएंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। सही है, ऑर्डर। तो जब हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उसके समथिंग पावर हम दिखाते हैं वहां पे। जैसे अभी देखा था कैसे हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि रेट जो है वो यहाँ पे रेट जो है इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन समथिंग टू द पावर ए एंड बी की कंसंट्रेशन समथिंग टू द पावर बी। ए और बी एक कांस्टेंट है और ये दोनों एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये ए और बी की जो सम होता है इनको मिला के जो वैल्यू आता है इसी को हम रिएक्शन की ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल भाषा में कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है उनकी जो पावर्स होते हैं इनको जो हम ऐड करते हैं इसकी जो वैल्यू आता है यही होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? सो डेफिनेशन क्या हो गया? द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन is equals to the sum of the powers of the concentration terms of the reactant as expressed in the rate law expression। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखा किसके इक्वल हो गया? रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की जो पावर है, इफ यू ऐड ऑल द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स देन दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई रेट यहाँ पे होता है, रेट मान लो यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे a टू द पावर 1 b टू द पावर 2 सपोज। तो मान लो कोई भी रिएक्शन की रेट जो है
वो ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 पे डिपेंड करता है और बी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया? तो ऑर्डर आ गया 2 + 1 = 3। तो इसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन ऐसे होता है जहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो भी होता है, इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो आया तो जीरो ऑर्डर, 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आया तो सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही रेयर है, अभी तक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। थर्ड ऑर्डर तक की ही हम आज तक देखे हैं सब कुछ। ये तो हो गया ऑर्डर, तो क्लियर हो गया। ऑर्डर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म की जो भी पावर से, इन पावर की अगर हम ऐड कर देंगे ये टोटल सम, उसी को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी होते हैं नंबर ऑफ molecules of reactant reacting in an elementary step। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग इन एन एलिमेंटरी स्टेप। और ये एलिमेंटरी स्टेप क्या होता है? एक ही स्टेप में अगर रिएक्शन खत्म होता है तो इसको हम एलिमेंटरी रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि कोई दूसरा स्टेप नहीं है। हमने देखा था पहले क्या करते हैं ना, कोई भी रिएक्शन होता है वो स्टेप वाइज होता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप 1 पे दो रिएक्टेंट मिलेंगे, एक इंटरमीडिएट को फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो इंटरमीडिएट और एक रिएक्टेंट के साथ मिलेगा सेकंड स्टेप में। लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर एक ही स्टेप में जैसे ए और बी मिला, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, एक ही स्टेप में खत्म हो गया, इसको हम एलिमेंटरी स्टेप बोलेंगे। सही है, तो अगर वही एलिमेंटरी स्टेप पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो कि एग्जांपल की तरह हम बोल सकते हैं कि ए और बी मिले और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 + 2, दो मॉलिक्यूल मिले, तो इसको हम बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना आया? 2 आया। और मान लो कि A gives rise to product, सिंपल, a single molecule gives rise to product, देन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो रहा है और फिर रिएक्ट कर रहा है, आपस में कोलाइड करते होंगे एक ही मॉलिक्यूल उनके अंदर सिस्टम में, तो एक ही मॉलिक्यूल हुआ। तो सिंस यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, it undergoes the reaction, then here the molecularity of the reaction becomes 1, that is called unimolecular reaction। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एंड अगर 3 हो गया तो ट्राइमोलिकुलर भी हो सकता है। लेकिन वैसा अगर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देखा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा आज तक तो देखा नहीं गया, इट्स वेरी रेयर। मैक्स टू मैक्स 3 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करते हैं कोई भी रिएक्शन में। तो यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर ऐसे होता है रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो ग्रेटर देन 4 अभी तक देखा नहीं गया।
NH4 ये दो रिएक्शन हो गए, ये दो रिएक्शन हो गए, इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना है, कितना है बताओ जल्दी। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 N2 दे रहा है और 2 H2 दे रहा है, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल हुआ तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा कितना, 1, मॉलिक्यूलरिटी 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलरिटी, इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 1 2, सही है। और एक डिफरेंस ये है कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल, और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो completely experimental, that is always true. ये जीरो फ्रैक्शन, is rare. Also rare. तो क्या है देखो, अभी भी मैंने बताया इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग in the reaction, number of molecules of reactant reacting in the
रिएक्शन, ये हो गया मॉलिक्युलरिटी। और सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्न ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ। और जो मॉलिक्युलरिटी होता है इट्स ऑलवेज अ होल नंबर, बट ऑर्डर जो होता है ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमाइन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो हमेशा रिएक्शन को देख के ही पता लगाता है। थ्योरेटिकली ऑन पेपर जब रिएक्शन लिखते हैं ना, तो वहां पे थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितना है, 1 है, 2 है, यूनिमोलिकुलर है, बाइमोलिकुलर है, वो देख के पता चलता है कि थ्योरेटिकली। लेकिन यहाँ पे जब ऑर्डर की बात आ जाती है, ऑर्डर को हम देख के नहीं बता सकते हैं। कोई पेपर में कोई रिएक्शन लिखा है ना, इसको हम देख के नहीं बता सकते कि इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही बता सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज थ्योरेटिकल वैल्यू। एंड इसके केस में देखा है कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 4 is very rare and order of the reaction greater than 4 also, it's also rare, even negligible। तो ये जो होता है मॉलिक्युलरिटी, ये क्या करते हैं, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब जो एक ही स्टेप में खत्म होता है, सिंगल स्टेप, इट नीड्स अ सिंगल स्टेप फॉर कंप्लीशन। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है ये एलिमेंटरी स्टेप पे भी डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स स्टेप पे भी डिफाइन होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई ए और बी मिले, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसी इंटरमीडिएट ने सी के साथ रिएक्ट किया, फिर लास्ट में जाकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ऐसे 2-3 स्टेप पे। तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो एलिमेंटरी रिएक्शन के ही डिफाइन करता है। एलिमेंटरी रिएक्शन की ही मॉलिक्युलरिटी हम बताते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं बताते हैं मॉलिक्युलरिटी। लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। देखो, ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, इसको जब हम इक्वालिटी में रेट लॉ में एक्सप्रेस करते हैं, एक के की वैल्यू आता है, उसी के को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और एक वाइटल रोल प्ले करता है रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके यूनिट्स जानना भी बहुत जरूरी होता है। किसकी? रेट कांस्टेंट की। इट्स अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट्स अ मेजर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। यही डिटरमाइन करता है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। तो ये जो रेट कांस्टेंट के है, इसकी जो यूनिट्स है अलग अलग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट अलग होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट, एंड सेकंड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस द रेट कांस्टेंट यूनिट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट जो होता है के इंटू, सपोज ए हो गया रिएक्टेंट, तो ए की कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, टू द पावर जीरो मीन्स ये 1 हो गया। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता ये। तो ओवरऑल रेट जो आ गया वो के इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो
जब हम कोई भी रिएक्शन की रेट को स्टडी करते हैं तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? रेट की यूनिट मैंने डेफिनेट जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन जो डेफिनेशन बताया था, इसके अकॉर्डिंग रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ नंबर नहीं अमाउंट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स consumed being consumed in a unit टाइम इंटरवल। सही है? तो रेट की यूनिट क्या आ जाएगी? रेट की यूनिट आ जाएगी, सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज बीइंग कंज्यूम्ड इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? मोल लीटर इनवर्स पर, सपोज टाइम को हम सेकंड में लगे, यानी कि एक 1 सेकंड पे कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब डिवाइडेड बाई सेकंड। इसको आवर में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो सेकंड में लिया जाता है। सही है? ये हो गया रेट की यूनिट। तो यहाँ पे इसको पुट करो, रेट की यूनिट जो हो गया मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू के, जीरो ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो हो गया ना, टू द पावर जीरो हो गया तो 1 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? क्या आ गया इसकी यूनिट आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड नीचे है इसलिए हमने सेकेंड इनवर्स लगा दिए यहाँ पे। तो ये आ गया इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट। ठीक है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म होता ही नहीं है, ये टोटल टर्म 1 हो गया। ठीक है? नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स आ गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। याद रखना हमेशा रेट की जो यूनिट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर आवर इनवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस ये बहुत ही छोटा लेवल पे हम देख रहे हैं तो सेकेंड ही लेना सही रहेगा। जैसे मिनट भी ले सकते हैं, आवर भी ले सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रेट की यूनिट, इसी की बेसिस में हम रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो रेट जो है रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन टू द पावर 1। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म आ गया, तो यहाँ के रेट की यूनिट लिख दो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रेट की यूनिट है, के इंटू ये एक कंसंट्रेशन टर्म। सही है? ये कंसंट्रेशन टर्म मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दो मोल लीटर इनवर्स। सही है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट। जब हम इस के की यूनिट को निकालेंगे, इसको इस साइड लगा लो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल लीटर इनवर्स। इस टर्म को यहाँ आके डिवाइड कर दो तो के की वैल्यू आ गई, ये जो है टोटल कैंसिल हो गया और के की यूनिट आ गई क्या, के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या फिर मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स भी ले सकते हैं। सही है?
आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ले सकते हो। सेकंड ऑर्डर के लिए 2a gives rise to product rate is equal to k into a to the power 2। और रेट की यूनिट क्या है? रेट की यूनिट होता है मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। इसको हम स्टैंडर्ड सेकंड भी लेते हैं, आवर इनवर्स मिनट इनवर्स भी हो सकता है। इक्वल टू के को के यहाँ पे ठीक है, और ये हो गया कंसंट्रेशन टू द पावर स्क्वायर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2। सही है। और के को यहाँ पे रखो, इस वाले टर्म को यहाँ आगे डिवाइड करो, इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, ये कर दो मल्टीप्लाई मोल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू -1 -2 लीटर -2, तो कितना आ गया? मोल कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, सही है। और ये -1 + 2 कितना हुआ? -2 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सही है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, वो खुद निकालो, खुद निकालो। You should have some critical thinking. अच्छा, हमने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैंने बताया, पहले भी बताया। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप में खत्म होता है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो डिफरेंट स्टेप्स में खत्म होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होता है क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में खत्म होता है। सही है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या होगा ना, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हो गया, A gives rise to product प्लस B ऑफ B gives rise to product हो गया, तो यहाँ पे रेट जो हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा K इंटू A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, यानी कि एक स्टेप में खत्म हो गया, तो ये जो A एंड B है ये इसी A एंड B के साथ इक्वल हो जाएंगे। सही है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, एक ही स्टेप में अगर खत्म हुआ, अगर नहीं हुआ तो A एंड B इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस A एंड B। जैसे मान लो कि ये A जो होता है वो B के साथ मिलता है और एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये C के साथ मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, तो ये दो स्टेप हो गए। दो स्टेप हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो A + 2B हो गया और यहाँ पे 3C हो गया। सही है। सही है। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो रिएक्टेंट की जो रेट, फाइनल जो रेट आएगा ना, फाइनल जो रेट आएगा वो इस कोफिशिएंट के साथ इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटल देखना पड़ेगा।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो जो पावर होता है वो कोफिशिएंट के साथ इक्वल होता है, ठीक है। अभी तक क्लियर है? एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट्स, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये सब के बारे में हमने देखा। और अगले वाले क्लास में इसको यहाँ तक रोकते, अगले वाले क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर फिर और कोई रिएक्शन आ गया जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी स्टेप में ही रिएक्शन की रेट जो है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, द स्लोएस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑलवेज बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से ही रेट डिटरमाइन करते हैं हम। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम स्टडी नहीं कर पाते, हम सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को ही स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप का इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे दिखा है ना, एक ए और बी मिला और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। तो इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तुरंत एक तीसरे रिएक्टेंट के साथ मिल जाएगा या फिर खुद डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा, सही है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप पे हम रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो धीरे धीरे प्रोसीड करता है, उसी स्टेप में हम रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम में हुआ या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर कोई इंटरमीडिएट हुआ बिना इक्विलिब्रियम के, तो ये दोनों केस में हम कैसे रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, सही है, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे और इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।